हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये टॉपिक काफ़ी सालों से न्यूज़ में रहता है अलग अलग रीजंस के वजह से। लास्ट 1 ईयर में भी ये टॉपिक पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए हैं इन द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। एंड ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज अब इसके ऊपर 22nd लॉ कमीशन हैज़ सॉट सजेशंस फ्रॉम द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कि वो लोग अपने सजेशंस लॉ कमीशन के पास भेजें एंड लॉ कमीशन उस पर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार कर सके। तो पहले ये समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली है क्या। हम सबको पता है कि इंडिया में देयर इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन, काफ़ी सारे रिलीजन यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं एंड हम लोग ये चाहते हैं कि उनके जितने भी पर्सनल लॉज हैं उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए। दैट इज़ द मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सेम हो जाए और गवर्नड रहें बाय अ कॉमन कोड। ओके, सो हम लोग अपने इंट्रोडक्शन को इस तरीके से एक डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन द मैरिज, डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस राइट्स will be governed by a common code after India adopts a uniform civil code. कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोगों को ये काफ़ी लोगों को पता होगा दैट आर्टिकल 44 ऑफ द पार्ट 4 दैट इज़ द DPSP ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है स्टेट को कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑल्सो कंसिडर्ड इट डिज़ायरेबल बट अ वॉलेंटरी प्रोविज़न, इसीलिए इसे DPSP में रखा गया है क्योंकि हमें पता है कि इट इज़ नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। बट काफ़ी सारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे डिबेट हुआ इस चीज़ को लेकर के एंड देयरफॉर एट द एंड ये समझा गया कि एट दैट पॉइंट जब 1947 में इसे लाना शायद उतना सही नहीं रहता एंड इस वजह से इसे एक वॉलेंटरी प्रोविज़न के तरीके से रखा गया ताकि लेटर इन द फ्यूचर इस पर डिस्कशंस हो सके एंड वी कुड मूव टूवर्ड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द फ्यूचर। गोवा इज़ एक्चुअली द ओनली स्टेट जहाँ पर UCC है एट प्रेजेंट। ये एक फैक्ट है जिसको आप याद रख सकते हो, अगर कहीं पे लिख पाओ तो लिखो, वरना ये बेसिकली थोड़ा सा एक प्रीलिम्स टाइप पॉइंटर है, बट कहीं अगर स्कोप रहे लिखने को तो आप लिख सकते हो। वैसे ही जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया कि 22nd लॉ कमीशन हैज सॉट सजेशंस फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ताकि एक डिटेल्ड रिपोर्ट बन सके कि किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया में इम्प्लीमेंट कराया जा सके। उत्तराखंड लास्ट ईयर हैड wanted to introduce uniform civil code in the state and इस पे काफ़ी ज़्यादा ड्यूरिंग इलेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। सो आप ये एक एग्जांपल के तरीके से रख सकते हो कि उत्तराखंड या फिर गोवा, आप कोई भी एग्जांपल कोट करो। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, आप सिंपली ये 22nd लॉ कमीशन वाले पॉइंट को लिखो, आप एक डेफिनेशन अप्रोच लो और एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को कोट कर दो, आपका एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन बन जाएगा। जहाँ पे आपने डेफिनेशन दे दिया, कॉन्टेक्स्ट दे दिया, दिस इज़ अ गुड इनफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अब इस मैटर पे जितना भी डिबेट है उसको 4-5 पॉइंट में हम लोग समराइज़ कर लेते हैं। सो देर आर अ फ्यू आर्ग्यूमेंट्स विच आर इन फेवर ऑफ UCC। ठीक है, फिर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट UCC भी देखेंगे, बट एक बार पहले फोकस करते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स जो इसके फेवर में हैं। तो क्यों लाना चाहिए UCC? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। आर्टिकल 44 खुद कहता है दैट द स्टेट शुड मूव टूवर्ड्स ब्रिंगिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी बात को लिखा गया है तो डेफिनेटली इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट एंड स्टेट को कोशिश करना चाहिए कि वो इसके तरफ आगे बढ़े कि हाँ एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। बहुत सारे DPSP के प्रोविजंस रिगार्डिंग पंचायत, रिगार्डिंग मैटरनिटी रिलीफ, ये सारे स्टेट ने धीरे धीरे ओवर टाइम कोशिश किया है कि उसे इम्प्लीमेंट कराया जा सके एंड ऑब्वियसली यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना इन चीज़ों से थोड़ा सा ज़्यादा कठिन होगा, लेकिन द स्टेट शुड ट्राई एंड डू इट बिकॉज इट इज़ मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इशू इज़ दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड से ये माना जा रहा है कि इट विल ब्रिंग जेंडर जस्टिस। अब हम सबको पता है दैट ड्यू टू डिफरेंस इन पर्सनल लॉज काफ़ी
पर्सनल लॉज इस तरीके से बने हुए हैं हमारे पास्ट में दैट द वुमेन आर एट अ डिसएडवांटेजेस पोजिशन। इनहेरिटेंस बोल लीजिए, डाइवोर्स राइट्स बोल लीजिए, हर तरीके से वुमेन का पोजीशन जो है वो मेल काउंटर पार्ट से एट अ लोअर पेडिस्टल रखा गया है। तो हम लोग अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना लेते हैं तो हम लोग ये इंश्योर कर सकते हैं कि जेंडर जस्टिस आ सके इंडिया में, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन अ मैच्योर डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमें ये कोशिश करना चाहिए दैट जेंडर जस्टिस प्रिवेल्स इन द कंट्री। सो ये 2 पॉइंट तो हम एकदम क्लियर समझ में आते हैं कि इस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड तो लाना ही चाहिए हमें। अब जो थर्ड पॉइंट है और जो फिफ्थ पॉइंट है, आप इसको क्लब करके एक पॉइंट भी लिख सकते हो। एक्चुअली अभी क्या होता है कि बहुत सारे पर्सनल लॉज होने के वजह से और इतना ज़्यादा डाइवर्स रिलीजियस बैकग्राउंड होने के वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट कुछ बोल रहा है, स्पेशल मैरिज एक्ट कुछ बोल रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कुछ और बोल रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है, बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाता है। तो अगर हम लोग एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आते हैं तो इससे ये होगा कि काफ़ी चीज़ें सिंपल हो जाएंगी जुडिशरी के लिए, लेजिस्लेचर के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए। इसको इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाएगा, लोगों के लिए समझना इजी हो जाएगा। अभी हम में से बहुत ही कम लोगों को पता है कि एक पर्सनल लॉज के में एक्चुअली लिखा क्या हुआ है ना। धीरे धीरे अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाता है, उस पर अवेयरनेस बिल्ड होता है, तो डेफिनेटली लोगों को आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा दैट ओके इस तरीके से है लॉज, और काफ़ी सिंपल भाषा में अगर कर दिया जाए तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड कॉन्ट्रडिक्शंस अगर चल जाएँ तो काफ़ी अवेयरनेस बढ़ सकता है इस चीज़ को लेकर के। एंड ऑब्वियसली इट कैन एक्ट एज अ टेस्टमेंट टू अ सेक्युलर एंड यूनाइटेड इंडिया। आप इसको लिख सकते हो दैट कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं दैट एक्चुअली यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए इंडिया में, क्योंकि बहुत इसका कॉनोटेशंस कई बार रिलीजन से बहुत ज़्यादा जोड़ दिया जाता है। बट एक्चुअली इन अ सेक्युलर कंट्री, इन अ यूनाइटेड कंट्री, एक पर्सनल लॉज एक यूनिफॉर्म वे में डील करे जाए, यही एक्चुअली बेटर है, राइट। सो अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो इट विल ऑब्वियसली एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग टेस्टमेंट कि हम लोग एक सेक्युलर एंड यूनाइटेड कंट्री हैं। ओके, तो ये तो हमने देख लिया कि कुछ आर्ग्यूमेंट जो फेवर में है यूसीसी के। 4-5 पॉइंट ये भी समझ लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूसीसी क्या हैं, क्योंकि अगर इतना इजी होता यूसीसी को लाना तो अब तक हम लोग इसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स ले चुके होते हैं। बट एक्चुअली द सिचुएशन इज़ लॉट मोर कॉम्प्लेक्स एट ग्राउंड लेवल पे। सो एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिबेट आ जाता है दैट द मेजॉरिटी वर्सेस द माइनॉरिटी डिबेट। क्या होता है कि जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, अगर वो लोग मेजॉरिटी में नहीं होते हैं तो दे फील लेफ्ट आउट। उनको लगता है कि उनके जो भी लॉज हैं उनमें ज़्यादा चेंजेस लाई जाएंगी, एंड जिसके वजह से उनके राइट्स हैं, उनके जो भी कल्चरल उनके राइट्स हैं वो सारे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। तो ये एक डिबेट आ जाता है कि अगर यूसीसी लाते हैं हम लोग तो ये हो सकता है कि मेजॉरिटेरियनिज़म आ जाए, मेजॉरिटेरियनिज़म आ जाए, जिसके वजह से जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके पर्सनल लॉज डोमिनेट कर जाएंगे ओवर द यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसी के जैसा एक और सिंपल आर्गुमेंट है जो इसी पॉइंट से फ्लो करता है। आप लोग भी कोशिश करिए कि एक पॉइंट जब आपने लिखा तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स को ही घुमा घुमा के लिखना पड़ता है, बिकॉज आर्ग्यूमेंट 3-4 ही होते हैं, बट उसको अगर हम लोग थोड़ा सा और इसी पॉइंट को तोड़ें तो ये ऐसा हो जाएगा कि इतने सारे कम्युनिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी है, बट एक मोनोलिथिक कोड बन जाएगा एक डाइवर्स नेशन में। ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट को डेफिनेटली एक लिख सकते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन सेंसिकल पॉइंट टू राइट। इन चीज़ों को लिखा करिए, ऐसा कभी मत सोचिए कि ये पॉइंट तो बहुत कॉमन सेंस का पॉइंट है, इसको क्यों लिखना है। ठीक है, इन द एग्जाम इन्वायरमेंट कॉमन सेंस के पॉइंट्स लिखना भी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, सो यू शुड ऑलवेज राइट सच काइंड ऑफ पॉइंट। अब एक चीज़ आ जाता है, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 44। आपको पता है आर्टिकल 25 इज़ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब बिकॉज ऑफ आर्टिकल 25 वी हैव द राइट टू प्रोफेस प्रोपगेट आवर रिलीजन। अपने हिसाब से हम लोगों के पास पूरा रिलीजियस फ्रीडम है। यहाँ पर एक चीज़ जो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है कि
आज के डेट में लोग इन्जॉय कर रहे हैं अपने रिलीजियस फ्रीडम को, ठीक है। वो लोग अपने हिसाब से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट जब बिकॉज ऑफ आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, तो क्या आपको नहीं लगता है कॉन्फ्लिक्ट आएगा इन दोनों आर्टिकल्स के बीच में? एंड ये फंडामेंटल राइट्स हैं एक इंडिविजुअल के, रिलीजियस राइट्स जिसको वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करता है, वो कॉन्फ्लिक्ट में आने लगेगा जब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को इस पॉइंट के साथ ही ये रिलेटेड है दैट इट मे इरोड द कल्चरल ईथोस एंड कस्टम्स। डिफरेंट रिलीजन के जितने भी कल्चरल ईथोस हैं, कस्टम्स है, वो इरोड होने लगे, बिकॉज जो यूनिकनेस है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज इट विल बी अ मोनोलिथिक कोड, ठीक है। जैसे कि इसका ही एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एसएमए मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट। इट एक्चुअली प्रोहिबिट्स क्रॉस कज़न मैरिजेस वाइल इट इज़ वेरी कॉमन अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी में क्रॉस कज़न मैरिजेस काफ़ी देखने को मिलते हैं, बट जो स्पेशल मैरिज एक्ट है हमारे हिंदू मैरिजेस को के काफ़ी सारी चीज़ें इससे रिलेट होती है। एंड जब भी इंटरकास्ट मैरिजेस होते हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू ही उनको घोषित किया जाता है कि हाँ दिस मैरिज इज़ लीगल, ओके। सो एसएमए एक्चुअली प्रोहिबिट्स क्रॉस कज़न मैरिजेस, बट मुस्लिम कम्युनिटी में तो ये हो रहा है, ओके। तो अगर हम लोग एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आते हैं तो ऐसे काफ़ी सारे कल्चरल ईथोस एंड कस्टम्स हैं जो कि यूनिक हैं, वो सारे धीरे धीरे इरोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा फियर करते हैं लोग, है ना। ये इस पॉइंट से भी काफ़ी रिलेट कर सकते हो आप कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको ये फियर जो है अपने कल्चरल ईथोस एंड कस्टम्स के इरोड होने का ये ज़्यादा रहेगा, ठीक है। एंड ये ऑब्वियसली एक कॉमन सेंस का पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट। आप इस पॉइंट को मैंने जानबूझ के नीचे लिखा है, आप भी कोशिश करना इन चीज़ों को नीचे लिखने का। दैट पॉलिटिसाइजेशन ऑब्वियसली इशू है, हम सबको पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना सबसे ज़्यादा अगर एक रीज़न है जिसके वजह से ये मुश्किल हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द इशू। डिफरेंट पार्टीज़ हैव डिफरेंट व्यूज़ ऑन इट, एंड उस वजह से इतना ईजी नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला पाना। बट इन पॉइंट्स को नीचे लिखने की कोशिश करिए अपने आंसर में, प्रायोरिटी इन चीज़ों पे दीजिए, इन आर्टिकल्स पे दीजिए, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी डिबेट पे दीजिए, इन चीज़ों को दीजिए, ऐसे एग्जांपल्स कोट करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों न्यूज़ में है, ठीक है, क्या आर्ग्यूमेंट्स उसके फेवर में है, क्या उसके अगेंस्ट है। अब यहाँ पर मैंने दो चीज़ लिख रखा है, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस और एक लॉ कमीशन के ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। यहाँ पर 4 केसेस हैं, आपको चारों केसेस याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें से एक दो केस बहुत इजी है, आपको ऐसे भी पता होगा, जैसे शायरा बानो केस जहाँ पर ट्रिपल तलाक वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 15। यहाँ पर आप बस कोशिश क्या करो कि आप इन दोनों में से एक याद रख लो, शाहबानो बेगम केस याद रख लो, और बंसीलाल पाटिल केस याद रख लो। ये बंसीलाल पाटिल केस को हम लोग कंक्लूजन में भी ले सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा कैसे। बट पहले शुरू करते हैं शाहबानो बेगम केस से। इस केस में द सुप्रीम कोर्ट हैड एक्चुअली डायरेक्टेड द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए टू इनैक्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो आप इससे ये समझोगे दैट सुप्रीम कोर्ट इज एक्चुअली ट्राइंग टू पुश द गवर्नमेंट टूवर्ड्स ब्रिंगिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। मोस्टली ट्राई करता है, कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट स्टेटमेंट्स आते हैं न्यूज़पेपर्स में, बट अगर आपको एक ओवरऑल अपने माइंड में याद रखना है ना, तो आप ये याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट कोशिश करती है कि गवर्नमेंट स्टेप्स ले, और लॉ कमीशन काफ़ी, एटलीस्ट द 21st लॉ कमीशन ने काफ़ी सारे चैलेंजेस बताए थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लाना क्यों मुश्किल है। तो एक केस आप याद रखो, शाहबानो बेगम केस में डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। शायरा बानो केस आपको पता ही है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर दो यहाँ पे, ठीक है। थर्ड केस जो हम लोगों को याद रखना है वो है सरला मुदगल केस। यहाँ पर क्या हुआ था कि एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था जहाँ पे कि एक हिंदू मैन हैड डन हिज सेकेंड मैरिज, तो उसके बाद और इस वजह से वो कोशिश कर रहे थे कि वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो सके, मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट हो सके। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था दैट रिलीजियस कन्वर्जन फॉर द सोल पर्पस ऑफ बाईगैमी वॉज एक्चुअली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो आप देख रहे हो कि हिंदू पर्सनल लॉ में सेकेंड मैरिज वॉज नॉट अलाउड, बट मुस्लिम पर्सनल लॉ में सेकेंड मैरिज वॉज अलाउड।
तो लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि अपना रिलीजन कन्वर्ट कर ले ताकि वो सेकेंड मैरिज को भी लीगल घोषित करवा सके। तो सुप्रीम कोर्ट वहीं पर इंटरवीन करता है और बोलता है दैट रिलीजियस कन्वर्जन फॉर द सोल पर्पस ऑफ बाईगैमी सेकेंड मैरिज वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और ये क्यों आ रहा है आप समझ रहे हो कि अलग अलग पर्सनल लॉज अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं, है ना। तो ये हमें समझना चाहिए कि ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है बाद में एग्ज़ाम डे तक ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहे याद रखना, बट एटलीस्ट शाहबानो बेगम केस याद रखो और ये बंसीलाल पाटिल केस याद रखो दैट अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद ये माना है दैट द इनैक्टमेंट ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन वन गो, एक बार में करना बहुत ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, बिकॉज पब्लिक ओपिनियन अभी भी ठीक ठाक वे में जनरेट एक्चुअली हुआ है नहीं। ओके, एक और चीज़ लॉ कमीशन के ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। इसमें से 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं, 1-2 पॉइंट भी याद रह गए लास्ट डे तक तो बहुत है। लॉ कमीशन ने एक बहुत अच्छा लाइन बोला है, वो क्या है, अ यूनिफाइड नेशन डज नॉट नेसेसरली नीड टू हैव यूनिफॉर्मिटी। आप समझ रहे हो कि एक यूनिफाइड नेशन जो है, हम लोगों ने जब यहाँ पर लिखा था कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ यूसीसी इट एक्ट्स एज अ टेस्टामेंट टू अ सेक्युलर एंड यूनाइटेड इंडिया। लॉ कमीशन क्या बोल रहा है, यूनाइटेड इंडिया है, यूनिफाइड नेशन है, बट इट डज नॉट नेसेसरली नीड टू हैव यूनिफॉर्म लॉज। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों को उसी यूनिफॉर्म लॉज से उनका जो भी पर्सनल लॉज है वो चले, है ना। तो इस वजह से लॉ कमीशन का ये ऑब्जर्वेशन आप एक याद रखो, ये अच्छा लाइन है फॉर कंक्लूजन्स ऑल्सो, ठीक है। सेकंड एक और पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको समझने की कोशिश करो। दैट लॉ कमीशन बोलता है दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड तो लाना है, लेकिन देयर शुड बी अ हार्मनी बिटवीन रिलीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सिंपल मीनिंग, वन लाइन डेफिनेशन इज लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सिंपल मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। काफ़ी बार ये यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया है इसका मतलब। तो यहाँ पर क्या हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना, हार्मनी बिटवीन रिलीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। हम लोग ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट कितना हद तक इंटरवीन करे रिलीजन में उसे ठीक माना जाएगा, है ना। हम लोग ऑब्वियसली वी आर अ सेक्युलर नेशन, सो हमें ये ध्यान रखना होता है दैट द स्टेट शुड नॉट बिकम ओवर इंट्रूसिव इनटू द रिलीजियस मैटर्स। एंड कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए जब आप बहुत सारे पर्सनल लॉज के साथ छेड़खानी करोगे, सो सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी मे फील दैट उनके रिलीजियस राइट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो वहीं पर ये हार्मनी वाला पॉइंट लॉ कमीशन लेके आता है दैट देयर शुड बी अ हार्मनी बिटवीन रिलीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, यहाँ पर थर्ड पॉइंट विच आई बिलीव आप या तो ये कंक्लूजन में ले लेना या फिर इस पॉइंट को कंक्लूजन में लिख लेना। लॉ कमीशन ये बोलता है दैट इट एक्चुअली सपोर्ट्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ राइट्स एंड इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन ओवर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। एट प्रेजेंट ये स्टैंड है लॉ कमीशन का दैट यूनिफॉर्मिटी ऑफ राइट्स होने चाहिए। हम लोग बोल रहे थे ना यहाँ पर कि जेंडर जस्टिस लेकर के आएंगे अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाता है, तो लॉ कमीशन ये बोल रहा है दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ही ज़रूरी नहीं है। हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ राइट्स डिस्पाइट नॉट हैविंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एग्जिस्ट करे हमारे देश में। सो लॉ कमीशन के 3 मेन ऑब्जर्वेशंस आप याद रखने की कोशिश करो, अच्छे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अ यूनिफाइड नेशन डज नॉट नेसेसरली नीड टू हैव यूनिफॉर्मिटी, there should be a harmony between religion and constitutionalism, and it actually supports the uniformity of rights and equality between men and women over uniform civil code, ठीक है। हार्मनी रहना चाहिए रिलीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, यूनिफॉर्मिटी ऑफ राइट्स रहना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ये एक पॉइंट है, ये एक वैल्यू एडिशन पॉइंट है, जहाँ पर हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अभी का प्रेजेंट सिनेरियो और यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिनेरियो, इसके बीच में कुछ काम होना चाहिए। वो काम क्या है, वो काम है कि पर्सनल लॉज में पहले कुछ चेंजेस लेके आओ। अभी के सिचुएशन से डायरेक्टली यूनिफॉर्म सिविल कोड में जंप कर जाना सही नहीं होगा। हिंदू पर्सनल लॉज में काफ़ी सारी चीज़ों के चेंज करने की ज़रूरत है, मुस्लिम पर्सनल लॉज में काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। इनको करो, उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की कोशिश करना, ऐसा लॉ कमीशन का ऑब्जर्वेशन है।
एक दो पॉइंट्स याद रखने की कोशिश करते हैं। हिंदू पर्सनल लॉ में क्या चेंज करना चाहिए, एक यूनिफॉर्म एज ऑफ कंसेंट फॉर मैरिज होना चाहिए। ठीक है, अब गवर्नमेंट इसको ला भी चुकी है। ठीक है, कि दोनों जो मेल है और फीमेल है उनका एक यूनिफॉर्म एज होना चाहिए फॉर मैरिज, अलग अलग नहीं होना चाहिए। पहले 21 एंड 18 था, गवर्नमेंट ने इस पर काम भी किया है। दूसरा, एक डिलीशन होना चाहिए ऑफ 30 डे नोटिस पीरियड अंडर SMA 1954। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो तो जो जुडिशरी है उस यहाँ पर मैंडेट ये हो जाता है दैट देयर शुड बी अ 30 डे नोटिस पीरियड। अब उसमें क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल कोर्ट में जा सकता है इस मैरिज को नलीफाई करवाने के लिए। 30 डे नोटिस रहता है इन द SMA। तो इसके वजह से क्या होता है कि दो लोग राज़ी हैं शादी करने के लिए, लेकिन बाकी लोग जो लोग थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के हैं वो लोग कई बार कोशिश क्या करते हैं कि इस 30 डे नोटिस पीरियड में जुडिशरी को अप्रोच करें और इस मैरिज पे रोक लगा दें। ठीक है, कि ये लोग इंटरकास्ट मैरिज ना कर पाएँ। तो इन चीज़ों को हटा देना चाहिए ताकि थोड़ा सोसाइटी प्रोग्रेसिव हो सके। ये नोटिस पीरियड की वजह से काफ़ी सारे लोगों को इंटरकास्ट मैरिज करने में प्रॉब्लम आती है। इन चीज़ों को धीरे धीरे हमें पहले हटाने की कोशिश करना चाहिए, ये बोलता है लॉ कमीशन। ओके, सिमिलरली हिंदू पर्सनल लॉज में आप दोनों में से एक पॉइंट याद रखने की कोशिश करो। वैसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी एक दो पॉइंट है, वो भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट इज एडल्टरी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। अभी ऐसा है नहीं, अभी एडल्टरी इज़ नॉट अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स इन मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो लॉ कमीशन ये बोलता है कि पर्सनल लॉ में चेंज करो एंड एडल्टरी को एक ग्राउंड बनाओ कि डाइवोर्स ले सके। एंड सेकेंड पॉइंट ये आता है दैट देयर शुड बी अ कोडिफाइड इनहेरिटेंस लॉ बोथ फॉर शिया एंड सुन्नी सेक्ट, है ना। तो यहाँ पर एडल्टरी का पॉइंट याद रखना है और दूसरा इनहेरिटेंस लॉ का पॉइंट याद रखना है। अभी इनहेरिटेंस लॉ इज़ नॉट कोडिफाइड फॉर बोथ द सेक्ट्स, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जब प्रॉपर्टी मैटर्स आते हैं। ठीक है, तो आप ये पॉइंट ज़रूर लिखने की कोशिश करना कि डायरेक्टली इस स्टेट से इस स्टेट में जंप नहीं करना है, यहाँ पर कुछ काम करना है। वो काम क्या है, पर्सनल लॉ से पहले थोड़े बहुत चेंजेस लेकर के आओ। वो चेंजेस यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिख दिए, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिख दिए। आप बस ये डायमेंशन याद रखने की कोशिश करो, एक एक पॉइंट भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, सो फाइनली एक कंक्लूजन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। कंक्लूजन मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये केस आप कोट कर सकते हो या फिर आप ये पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है इसको कंक्लूजन में बहुत आराम से लिख सकते हो। फिर भी एक बार देख लेते हैं, 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक ऑब्वियसली आप लोग समझ ही चुके होंगे, जनरल सा कंक्लूजन आप लिख सकते हो कि वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए, अवेयरनेस जनरेशन होना चाहिए बिफोर ब्रिंगिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड, हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसलिए हमें पता है, नहीं कर रहे होते तो पता ही नहीं होता कि ये है क्या चीज़। तो एक कंसल्टेशन होना चाहिए, अवेयरनेस जनरेशन होना चाहिए लोगों के बीच में, ताकि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सके। एंड जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला था ना कि वन गो में नहीं लाना है, उसी को दूसरे भाषा में यहाँ पे लिखा गया है दैट इंक्रीमेंटल एंड प्रोग्रेसिव अप्रोच लगाना चाहिए। एक बार में नहीं लेकर के आओ यूनिफॉर्म सिविल कोड, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पर्सनल लॉज में कुछ चेंज करो, धीरे धीरे सोसाइटी में अवेयरनेस जनरेट करो, फिर लेकर के आना एक इंक्रीमेंटल एंड प्रोग्रेसिव मैनर में। एंड थर्ड पॉइंट, इंक्लूसिविटी एंड इक्वालिटी अबव पार्टी पॉलिटिक्स, जो हमने यहाँ पर लिखा था पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है इशू का, तो उस चीज़ को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करा जाए और एक काफ़ी कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो, कंसल्टेशंस हो और इक्वालिटी और इंक्लूसिविटी पर ध्यान दिया जाए, ना कि पार्टी पॉलिटिक्स में, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। सो 1 मिनट में जस्ट एक बार रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि अगर हमें इंट्रोड्यूस करना है इस आंसर को, हम लोग ये डेफिनेशन लिख करके, ये आर्टिकल लिख करके आराम से एक अच्छा सा डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं पर कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत हो तो ये वाले पॉइंट को मैं रेकमेंड करूँगा कि आप याद रखो। 22nd लॉ कमीशन एंड शॉर्ट सजेशंस फ्रॉम द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, यहाँ पर 3-4 पॉइंट याद रखना है। मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 44। इट विल ब्रिंग जेंडर जस्टिस, इसको हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया है ना, कि जेंडर जस्टिस आएगा बाय ब्रिंगिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये पॉइंट आप लोग लिखो। ठीक है, थर्ड और फिफ्थ पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं पर्सनल लॉज में, तो ये धीरे धीरे हम लोग हटाने की कोशिश करेंगे बाय ब्रिंगिंग यूनिफॉर्म लॉ एंड इट विल ऑब्वियसली एक्ट एज अ टेस्टामेंट टू अ सेक्युलर एंड यूनाइटेड इंडिया। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूसीसी में वही मेजॉरिटेरियनिज्म वाला पॉइंट
एक मोनोलिथिक कोड बन जाएगा ये, जहाँ पे आर्टिकल 25 और 44 के बीच का कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, एंड जो मुस्लिम कम्युनिटी है या फिर और जो बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके कल्चरल इथोस एंड कस्टम्स पे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इशू आप लोग समझ ही रहे हो, ठीक है। ये 3-4 केसेस डिस्कस करे गए हैं, इसमें से पहला केस और लास्ट वाला केस ये याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। लॉ कमीशन के 3 पॉइंट्स, इसमें से आप 1-2 पॉइंट उठाओ और कंक्लूजन में लिखो। मैं तो बोलूँगा थर्ड पॉइंट को थोड़ा याद अच्छे से रखने की कोशिश करो, और ये वाला डायमेंशन को ज़रूर कोशिश करना कि आप लिख पाओ कि एक पहले 1-2 स्टेप लेने की ज़रूरत है, पर्सनल लॉज में चेंज करने की ज़रूरत है। ये पॉइंट को लिखना की कोशिश करना, ठीक है। तो यही है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमने काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।